प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले ये आखिरी दौरा वाराणसी का है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू से होगी। वाराणसी को 13,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीती रात अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वेलकम किया। एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक रोड शो जैसा नजारा रहा। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़ों, जय श्री राम और हर हर महादेव का जय घोष गूंजा। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। सुबह 10 बजे बीएचयू के स्वतंत्रता सभागार में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। 11:15 के करीब संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजन दर्शन करेंगे। 11:30 बजे संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 1:45 पर एक सार्वजनिक समारोह में वाराणसी को 13,000 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। किसान आंदोलन में अब संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री हो गई है। खनौरी बॉर्डर पर झड़प के बाद किसान संगठनों ने अब देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है। आज शाम को किसान ये रणनीति तय करने वाले हैं। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा की भी एंट्री हो गई है। इसी की अगुवाई में चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें बड़े फैसले लिए गए। 21 फरवरी को खनौरी पर हुए बवाल के खिलाफ आज किसान आक्रोश दिवस मना रहे हैं। आज शाम दिल्ली कूच पर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। 26 फरवरी को हाईवे ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 सदस्यों का एक पैनल तैयार किया है, जो तय करेगा कि कब और किससे बात करनी है। हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है। किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। यह मामला पंजाब प्रशासन का है। वो सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण वातावरण अपने राज्य का बना रहे। किसानों के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने मांग की है कि एमएसपी कानून पर प्रधानमंत्री बयान दे। साथ ही किसान संगठनों ने यह भी कहा है कि विपक्षी दल भी एमएसपी कानून पर अपना स्टैंड क्लियर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए, वो बयान दे कि हम एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो मुझे लगता बात आगे बढ़ेगी, ये मोर्चा हल की ओर चला जाएगा। दूसरा, हमने सभी विरोधी दलों से बोला था कि आप निर्णय करिए, सभी पार्टियां अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। स्वयं बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनकी ओर से कोई बयान आया तक नहीं। वो बोलते हम हमारा राज्य आगे हमें जीताएंगे तब हम एमएसपी का गारंटी कानून लाएंगे। तो आपकी नीयत पर खोट हो रहा हमें लग रहा, आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। सरकार सदा किसान नेताओं से तैयार थी, आज भी है। जो भी किसान संगठन बातचीत करना चाहते हैं, पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई। और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन आशीर्वाद यात्रा अब विवादों में आ गई है। हुआ ये कि जन आशीर्वाद यात्रा जब सिवान पहुंची तो सिवान में मंच पर एक अपराधी दिखा। अब इसके बाद आरजेडी और तेजस्वी यादव दोनों पर सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आरजेडी का दृष्टिकोण और मूल तत्व अब भी वही है। तेजस्वी शार्प शूटर के साथ राज्य का दौरा कर रहे हैं और अपराधियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था में आरजेडी का योगदान है। ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मंच पर एक कोने में खड़ा शख्स शार्प शूटर मोहम्मद कैफ बताया जा रहा है, जिस पर हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। शहाबुद्दीन का कथित सहयोगी भी बताया जा रहा है। इस वायरल तस्वीर को लेकर आरजेडी को बीजेपी ने घेरा तो आरजेडी ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई।
जनता प्यार लुटा रही है तेजस्वी यादव जी पर। इससे विरोधी बीजेपी परेशान है, इसलिए ये सब फोटो दिखा रही है। अरे कौन अपराधी है, कौन क्या है, कौन असामाजिक तत्व, ये प्रशासन का देखना काम है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने गए युवक को सौगात में मौत मिली और हत्या का आरोप वहां के कर्मचारियों पर ही लग रहा है। पुलिस जांच कर रही है, 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये है 23 साल का जतिन, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जतिन मंगलवार को जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया था, लेकिन उसे मौत की सौगात मिली। पुलिस के मुताबिक मामला 21 फरवरी का है। सुबह करीब 6:30 बजे बीएम हॉस्पिटल से मंगोलपुरी थाने में सूचना मिली कि जतिन शर्मा नाम के लड़के को मृत हालत में हॉस्पिटल लाया गया है। पुलिस अस्पताल पहुंची तो 2 घायल युवक भी मौजूद थे। उन्होंने एक्सीडेंट की बात बताई, लेकिन जांच में पता चला कि रात में झगड़ा हुआ था। जन्मदिन मनाने के लिए जतिन और उसके दोस्त यारा द अड्डा नाम के रेस्टोरेंट पहुंचे थे। उसी दौरान किसी बात पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों से झगड़ा हो गया। जतिन को सीने पर चाकू मार दिया, जबकि उसके 2 दोस्त घायल हो गए। उसको सिर में उसके एक डंडा मारा है जतिन के, और फिर उसके कमर में यहाँ पे कोई चाकू वाकू तेज जा रहा है, वो चीज मारी। मेरे बच्चे को न्याय चाहिए, मेरा बच्चा बेगुनाह गया है और कुछ नहीं कहूँगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू में पहलगाम से लेकर सारे इलाके पूरे बर्फ की चादर में ढके हुए हैं और घाटियों में और चोटियों में सब जगह पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ से ढकी इन वादियों को देखिए, कुदरत की सफेद चादर ओढ़कर चांदी सी चमकती घाटियों को देखिए। भला ये किसका मन ना मोह ले। गुलमर्ग हो, श्रीनगर हो या पुंछ, हर जगह आसमान से बर्फ बरस रही है। सोनमर्ग, कुपवाड़ा और राजौरी में भी बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। बारामूला और पहलगाम में भी रुई के सफेद फाहों की तरह आसमान से बरसी बर्फ ने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया है। कश्मीर के हर कोने में बर्फबारी हो रही है। हर कोना बर्फबारी से गुलजार हो गया है। सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। लोग इस सफेद सौगात को देखकर कुदरत को सलाम कर रहे हैं, जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें। इतना बर्फ तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गिरेगी। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है इतने बर्फ में देखकर। इतना बर्फ तो मैंने खुद कभी नहीं देखा है। अभी तो बोले 9 फुट की बर्फ गिरी है अभी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भले ही प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन मौका मिलने पर वो बल्ले पर हाथ आजमाने से नहीं चूकते। मास्टर ब्लास्टर इन दिनों कश्मीर की वादियों में पूरे परिवार के साथ हैं और वहां से उन्होंने कई खूबसूरत वीडियो शेयर किए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इन दिनों परिवार के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीर श्रीनगर की डल झील की है, जहां सचिन तेंदुलकर ने शिकारी की सवारी का लुत्फ उठाया और अब डल झील के किनारे पहुंचे। और जब डल झील के किनारे पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए सेल्फी लेने के लिए लोग बेताब दिखे। सचिन 17 फरवरी से कश्मीर के दौरे पर हैं। पुलवामा में एक बैट फैक्ट्री में पहुंचे, बल्लू को देखा और सराहा। लेथपोरा में पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ किसान केसर के आउटलेट पर भी गए। कश्मीरी केसर की चाय की चुस्की भी ली। गुलमर्ग भी गए, बर्फबारी का मजा लिया, स्नो स्कूटर भी चलाया। उरी सेक्टर में अमन सेतु भी देखा, वहां तैनात जवानों से मिले और फिर रास्ते में स्थानीय लोगों के साथ गली क्रिकेट भी खेला। हम खेले, आप खेलते हो? चलो लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो ये थी बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में हैं और लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले वाराणसी का उनका ये आखिरी दौरा है। आज उनके कार्यक्रम की शुरुआत BHU से होगी, जहां पर छात्रों को पुरस्कार देंगे। उसके बाद संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करखियाव एग्रो पार्क में है, जहां से वाराणसी को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वक्त बेशक रात का था, लेकिन अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को लेकर वाराणसी के लोगों की दीवानगी कम नहीं थी।
एयरपोर्ट से पीएम का काफिला जब निकला तो वाराणसी मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले आखिरी बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने पीएम का स्वागत किया। उसके बाद पीएम का काफिला एयरपोर्ट से बनारस रेल कारखाना के गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह पीएम के स्वागत में भीड़ जुटी थी। कहीं पीएम के काफिले पर फूलों की बारिश हुई तो कहीं मोदी मोदी के नारे लगे। कुछ इस अंदाज में शुरू हुआ पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सुबह 10 बजे बीएचयू स्वतंत्रता भवन में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। पीएम संस्कृत स्कूल के 66 छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। काशी की संस्कृति और कला समेत 21 थीम पर आधारित फोटो प्रदर्शन देखेंगे। सुबह 11:15 पर पीएम संत गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे। पीएम यहां दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक सीर गोवर्धनपुर में रहेंगे। सीर गोवर्धनपुर में पीएम संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पीएम करखियाओं एग्रो पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:45 पर पीएम करखियाओं एग्रो पार्क में 622 करोड़ रुपए से बने बनास काशी संकुल यानी कि अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट से वाराणसी समेत पूर्वांचल के लगभग हजारों पशुपालकों को लाभ होगा। जैसे गुजरात में अमूल के माध्यम से दूध क्रांति हुई, वैसे ही पूर्वांचल में भी दूध क्रांति की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में ये होने जा रहा है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी एग्रीकल्चर क्रॉप को भी इन्वॉल्व इनमें करेंगे। लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही है कि हमारे गांव का किसान सशक्त बने। पीएम आज वाराणसी को जिन बड़े प्रोजेक्ट की सौगात देंगे उनमें वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे निर्माण प्रोजेक्ट खास है। 1317 करोड़ लागत वाली इस परियोजना के पूरी होने के बाद वाराणसी से कोलकाता की दूरी 15 घंटे की जगह 9 घंटे में पूरी हो सकेगी। पीएम बनारस को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की करखियाओं की एडवांस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सौगात देंगे। इस यूनिट में ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री वाराणसी के वरुणा पार इलाके के पांडेयपुर में 150 करोड़ की लागत से बनने वाले 420 बेड के मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। ये मेडिकल कॉलेज बीएचयू के बाद मेडिकल का दूसरा बड़ा संस्थान होगा। पीएम डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज 1 का लोकार्पण करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स 93.2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी खिलाड़ी यहां आकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। जब से मोदी जी ने ये बात कही थी कि हमारा स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, तब से इस बात से हम लोगों को बहुत गर्व हुआ था कि जल्दी स्टेडियम बने और सारे बच्चे फिर से आएँ और अपने पहले जैसा ही वो एक जैसे पहले एक उत्साह से प्रैक्टिस की जाती थी वैसे ही प्रैक्टिस हो और सारे चीज़ अपने अच्छे सुचारू रूप से होते रहें। 10 साल में 43वीं बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। करीब 19 घंटे के वाराणसी दौरे के बाद अपने संसदीय क्षेत्र को विकास की सौगात देने के बाद पीएम दिल्ली वापस लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।
पीएम मोदी का काशी दौरा, पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आज विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, 13,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। नवसारी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा परिवारवादी है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं। गुजरात से नफरत करती है कांग्रेस पार्टी। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, सेशन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। 2 मार्च तक चलेगा सत्र। विपक्ष ने सत्र को और बड़ा करने की मांग की। आज झारखंड में सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद मीटिंग। बजट समेत लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की 28 फरवरी को अहम मीटिंग होनी है। राहुल ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत की। 38 सीट पर बनी सहमति, 9 पर फंसा हुआ है पेच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल, जल्द हो सकती है घोषणा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस पार्टी 3 पर लड़ सकती है चुनाव। इंडिया अलायंस को लेकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, हम बनेंगे गठबंधन का हिस्सा। चुनाव लड़ने का फैसला हम इंडिया गठबंधन से बात करने के बाद लेंगे। दिग्विजय सिंह और उदित राज गिरफ्तार, ईवीएम के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा मीडिया में आने के लिए देश को कर रहे गुमराह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने 75 साल में राम मंदिर नहीं बनने दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ में थी नकारा सरकार, होते थे घोटाले। सीएए पर बोले अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों के लिए नहीं है सीएए। भारत के मुसलमानों की नागरिकता नहीं होगी खत्म। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर विवाद। एनसीपीसीआर ने पत्र लिखकर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हो गया है। हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती थे। 21 फरवरी को आया था कार्डियक अरेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं यूपी, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ी बात। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपी में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत करीब करीब फाइनल हो चुकी है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर 27 फरवरी को फाइनल फैसला हो सकता है। वहीं बिहार में 3 मार्च की रैली से पहले सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने फिर ममता बनर्जी से संपर्क साधा है। यूपी में सीटों का समझौता फाइनल हो गया। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। दिल्ली में बात बन गई। सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है। सीट शेयरिंग किसी भी समय अनाउंस हो सकती है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का पेच सुलझ गया। 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। यूपी में नए सहयोगी साथ आएंगे। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होते ही इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की रफ्तार तेज हो गई है। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी से संपर्क साधा है। सूत्रों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी 37 और कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पहले कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 8 से ज्यादा सीटें मांग रही थी। कांग्रेस की मांग से नाराज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में सहमति बनाने की कोशिशें हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस टीएमसी को पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ सीटें दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की एवज में टीएमसी तुरा लोकसभा सीट और शिलोंग लोकसभा सीट अपने लिए चाहती है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जल्द ही कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो सकती है।
पश्चिम बंगाल के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरे बड़े स्टेट महाराष्ट्र को लेकर भी कांग्रेस एक्टिव है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। महाराष्ट्र में 48 में से 39 सीटों पर MVA में सहमति बन गई है। सूबे की 9 सीटों को लेकर पेच फंसा है। महाराष्ट्र को लेकर शुरुआती चर्चा में तय हुआ कि जो पार्टी जहां मजबूत होगी चुनाव लड़ेगी। अघाड़ी के नेताओं को उम्मीद है कि अगली बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जीत सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। महाविकास आघाड़ी के सीट के बारे में, बंटवारे के बारे में अंतिम मीटिंग 27-28 को रखा है। उस मीटिंग में आगे पीछे करना हो तो उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये भी फाइनल हो गया है। जल्द ही इसका ऐलान होगा। इंडिया गठबंधन की दिल्ली की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों को लेकर बात आगे बढ़ गई है। सियासी चर्चाओं के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में आपको एक सीट दे सकती है, गुजरात में भरूच सीट भी आपको दी जा सकती है। बदले में आम आदमी पार्टी असम में चुनाव नहीं लड़ेगी। पहले आम आदमी पार्टी ने असम की गुवाहाटी सीट पर दावेदारी जताई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि असम में आम आदमी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी और कांग्रेस का समर्थन करेगी। हालांकि गुजरात की भरूच सीट आपको देने की चर्चा से कांग्रेस में असंतोष है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट। और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे करते रहूँगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट ज़रूर नहीं करूँगा। बिहार और झारखंड को लेकर भी इंडिया गठबंधन में बात करीब करीब तय हो चुकी है। बिहार में 3 मार्च को महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। इस शक्ति प्रदर्शन से पहले सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने आ जाएगा। झारखंड में भी कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के बीच बातचीत करीब करीब तय हो चुकी है। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु को लेकर अगले हफ्ते तक तस्वीर साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा की आखिरकार एंट्री हो ही गई। आंदोलन के आज 11वें दिन किसान संगठनों ने आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हुई बैठक में किसानों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का ऐलान किया है। दिल्ली कूच रोकने के दूसरे दिन आज वो अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा की आखिरकार एंट्री हो गई है। आंदोलन का आज 11वां दिन है। 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर हुए बवाल के दौरान एक किसान की मौत हो गई। इसी को लेकर किसान आज आक्रोश दिवस मनाएंगे। इस बवाल के बाद किसानों ने आंदोलन को 2 दिन के लिए रोक दिया था, जिसका आज दूसरा दिन है। आज ही किसान अपनी आगे की रणनीति का खुलासा भी करेंगे। हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है। हमारा पूरा सपोर्ट किसानों के साथ में। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। कल संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया। यही पैनल तय करेगा कि कब और किससे बात करनी है।
किसानों ने आज आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया। 26 फरवरी को हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला हुआ। साथ ही 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का फैसला लिया है। साथ ही आगे की रणनीति का खुलासा आज करने का फैसला किया गया। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। उसका फैसला किया। सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है। हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। किसानों के इस आंदोलन के केंद्र हैं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर और उनमें भी शंभू और खनौरी बॉर्डर खासकर, क्योंकि इन्हीं दो जगहों पर सबसे ज्यादा किसान दिल्ली कूच के लिए जमा हुए हैं। हरियाणा में दाखिल होने की कोशिशों के दौरान यही सबसे ज्यादा झड़पें भी हुई हैं। मामला दिनों दिन गंभीर होते देख सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए लगातार अपील कर रही है। किसानों के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। अभी आपने देखा होगा किसानों के मामले में जो दर निर्धारित की गई 340 रुपया का दर निर्धारित किया गया है। तो इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में समय समय पर उसका रिव्यू होता है और उसको किया जाता है। सरकार सदा किसान नेताओं से तैयार थी, आज भी है। जो भी किसान संगठन बातचीत करना चाहते हैं, पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार है। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच के लिए डेरा डाले हुए है। किसान नेताओं की बैठकों का दौर भी जारी है। सरकार भी लगातार अपील कर रही है, लेकिन किसान नेता अभी किसी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर पर झड़पें बढ़ने के बाद 2 दिन आंदोलन तो रोक दिया, चंडीगढ़ में बड़ी बैठकें भी की, लेकिन सरकार से बातचीत को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। वो अपनी मांगों पर अभी भी अडिग है। आप एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग करेंगे, ये एजेंडा लिख दीजिए, मीटिंग में वार्ता होगी। भारत सरकार यह एजेंडा लिखने से भाग गई है। इस तरह का अभी जो कार्य हो गया, जिस तरह से हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, तो इस परिस्थितियों में वार्ता करना इतना आसान नहीं है। सरकार और किसानों के बीच अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद मामला गंभीर होता जा रहा है। बॉर्डर पर डेरा डाले किसान खाली हाथ घर लौटने के लिए तैयार नहीं है। हमारा प्लान तो शांतिमय प्रदर्शन करना है। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो हमारी जथेबंदी बोलेगी हम उसी हिसाब से चलेंगे। हमारे जहन में पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं चल रहा। हमारे जहन में चल रहा है हमें एमएसपी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए और किसान की कर्जा मुक्ति चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम दिल्ली क्या करेंगे? हमारी दिल्ली नहीं है, दिल्ली तो हमारी भी है। खनौरी बॉर्डर पर जमा हुए किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल